सो गुड मॉर्निंग भाई। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्विंग्स ट्यूब दिया था, बराबर। उसके एक दो क्वेश्चन किए थे, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। इसी के ऊपर सवाल मिलेंगे आप लोगों को। इंटरफेरेंस वो साउंड वेव्स का रहे या फिर लाइट वेव्स का रहे, तो पैटर्न सेम रहेगा। वेव ऑप्टिक्स में भी आप लोग वही करने वाले हो। तो द नेक्स्ट पार्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव दो तरीके से हो सकता है, एक रहेगा एट फिक्स्ड एंड और दूसरा रहेगा एट फ्री एंड। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायग्राम। फिक्स्ड एंड क्या है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक स्ट्रिंग को टाई करके रखा है यहाँ पे, बराबर ना। तो ये फिक्स्ड एंड हो रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्ट्रिंग को मैंने रिंग का यूज करके इस रॉड के अंदर डाला है, सो दैट रिंग कैन मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है ना। तो एक फिक्स्ड एंड और फ्री एंड समझ में आया कैसे। नाउ व्हेन द वेव रीचेस द फिक्स्ड एंड इट एक्सर्ट्स एन अपवर्ड पुल ऑन द एंड। आई होप दिस इज विजिबल टू यू, बराबर ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्ड पुल दिया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, अगर एक्शन होता है तो रिएक्शन भी होना चाहिए, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या कर रहा है, इक्वल और अपोजिट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रहा है, जिसके वजह से फेज चेंज हो रहा है बाय पाई रेडियन। फेज कितने से चेंज हो रहा है, पाई। एंड द वेव विल बी इन्वर्टेड। वेव कैसा रहेगा मेरा, इन्वर्टेड रहेगा। नेक्स्ट, अब इससे एग्जैक्टली उल्टा होता है मेरा फ्री एंड पे। फ्री एंड पे क्या हो रहा है, इफ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फ्री टू मूव वर्टिकली, the free end overshoot twice the amplitude as shown in figure। free end क्या कर रहा है, overshoot twice the amplitude as shown in figure। तो आप लोग देख सकते हो ये ऊपर जा रहा है। फेज चेंज हो रहा है क्या, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है क्या, इन्वर्ट हो रहा है क्या, नहीं। तो आप लोगों को याद रखना है, हम यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट लॉन्जिट्यूडनल वेव। सिंपल शब्दों में बताता हूँ, इसको हम बोलते हैं रेयर टू डेंसर। अगर वेव ऐसा चल रहा है, रेयर टू डेंसर, ये अपने स्टेट बोर्ड के बुक में ये कुछ वर्ड्स यूज किए गए, ठीक है ना। रेयर टू डेंसर अगर रहेगा तो मेरा फेज चेंज होता है पाई से, फेज चेंजेस बाय पाई। क्लियर है। और ये क्या है, डेंसर टू रेयर, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं डेंसर टू रेयर। नो फेज चेंज, नो फेज चेंज। फेज चेंज क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे दिया है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने की कोशिश करेगा तो फिक्स एंड क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो वेव मेरा इन्वर्ट होगा। अब ये जो चीज है ना, ये ट्रांसवर्स वेव के लिए है। मतलब क्या हुआ, फेज चेंज हो रहा है तो क्रेस्ट मेरा आ जाएगा ट्रफ बन के, और ट्रफ यहाँ पे क्या बनेगा, क्रेस्ट बनेगा। लेकिन ये कब, जब ये फिक्स्ड एंड पे हो। अगर ये फ्री एंड पे हो तो क्रेस्ट मेरा क्रेस्ट ही रहेगा, ट्रफ मेरा ट्रफ ही रहेगा इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव। बट इन केस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव ये एग्जैक्टली उल्टा होता है। अगर फिक्स्ड एंड पे मेरे साउंड वेव जाके टकराने वाले हैं तो वहां पे क्या होगा, फेज चेंज नहीं होगा। तो दैट इज रेयर टू डेंसर। अगर ये जाने की कोशिश कर रहा है तो फेज चेंज नहीं होगा, एग्जैक्टली उल्टा होता है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। तो फेज कितने से चेंज होगा, पाई से। ये कितने से, 0 से। इसको उल्टा कर दो भाई, तो कंप्रेशन विल रिटर्न एज अ कंप्रेशन, रेयरफैक्शन विल रिटर्न एज अ रेयरफैक्शन। बट इन केस ऑफ फ्री एंड, मतलब डेंसर टू रेयर, ये क्या बन के आएगा, कंप्रेशन विल रिटर्न एज रेयरफैक्शन एंड रेयरफैक्शन विल रिटर्न एज कंप्रेशन। ठीक है ना। तो दिस इज रिगार्डिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो आप लोग यहाँ पे अलग अलग डायग्राम देख सकते हो, इन्वर्ट हो रहा है, बराबर ना। अलग अलग इंस्टेंट पे इसके फोटोज निकाले। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है। नाउ दिस सिनेरियो इज सिमिलर टू द, ये तो सुपरपोजिशन है, बराबर ना। एक उल्टा चल रहा है, इन्वर्टेड है, और एक सीधा चल रहा है, बराबर। अब जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो इन्वर्ट हुआ। तो अगेन ये रेयर टू डेंसर है, ट्रांसवर्स वेव। तो दिस डायग्राम इज सिमिलर टू रेयर टू डेंसर, ट्रांसवर्स। डेंसर टू रेयर है, ट्रांसवर्स। उल्टा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बराबर ना। ये उल्टा नहीं हो रहा है। तो ये दिस डायग्राम इज सिमिलर टू द फिक्स्ड एंड। ये फिक्स्ड एंड वाला डायग्राम है, और ये कौन सा डायग्राम है, फ्री एंड वाला, जहां पे फेज चेंज नहीं हो रहा है। आया समझ में। नेक्स्ट, अब कुछ सवाल करते हैं। कंसीडर अ स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड एट वन एंड, अ ट्रैवलिंग वेव given by the wave equation y is equal to a sin omega t minus kx is incident on it. Show that at the fixed end of a string the wave suffers a phase change of phi, that is as it travels back as if the wave is inverted. अब हम इस डेरिवेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी सीखा है। फ्री एंड से जब रिफ्लेक्शन होगा तो फेज चेंज कितने से होने वाला है, मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें अपना टाइम
नहीं वेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। अब इसमें करना क्या है, अगेन इसका भी डेरिवेशन है, लेकिन ये अब आउट ऑफ स्कोप है डेरिवेशन वाला पार्ट। तो मान के चलो कि मेरे पास दो स्ट्रिंग्स है, एक उसका जो विड्थ है या फिर उसका जो थिकनेस है अलग अलग यहाँ पे होगा, बराबर। एक छोटा स्ट्रिंग है और एक बड़ा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ही है, रॉड नहीं हो। तो मान के चलो कि इसके ऊपर एक वेव आया, बराबर ना। अगर ये फिक्स्ड एंड होता तो भाई साहब ये हमें पता है कि ये रिफ्लेक्ट हो जाता, बराबर ना। और यहाँ पे फेज क्या होता है मेरा, चेंज होता है। फेज कितने से चेंज होता है, पाई से। तो ये तो चलो हो जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट दिस। अब ये फिक्स्ड एंड है नहीं, ये भी तो एक स्ट्रिंग है, इसमें भी तो एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो हुआ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, तो ये बन रहा है रेयरर और ये बन रहा है डेंसर मीडियम, ठीक है। एक बनेगा मेरा रेयरर मीडियम और दूसरा बनेगा डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम में क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर होती है और इसके ऊपर भी आप लोगों को कुछ इस तरह से वेव मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हुआ क्या, दिस इज कॉल्ड एज ए रिफ्लेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज ए रिफ्रैक्शन। आगे चला ना, वो एक बना मेरा रिफ्लेक्शन है तो दूसरा बन जाएगा मेरा रिफ्रैक्शन। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट, अगर मैं यही डायग्राम थोड़ा सा उल्टा कर देता, वेव इधर बनाता, इसके ऊपर वेव बनी, ठीक है। तो क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा यहाँ पे। नाउ दिस इज डेंसर टू रेयरर पार्ट, दिस इज रेयरर टू डेंसर। अब हमें पता है डेंसर टू रेयरर पार्ट में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन सेम फेज, फेज जीरो होता है उधर, बराबर ना। तो भाई साहब यहाँ पे क्या होगा, हाँ ये डायरेक्शन भी समझ लो, ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तो ये इधर जाएगा, बराबर ना। हाँ इधर देखा जाए तो इसका डायरेक्शन आगे है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में चलेगा और यहाँ पे ऐसा होगा, क्लियर है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, क्लियर। दो अलग अलग सिनेरियो आप लोग देख सकते हो। हाँ भाई, तो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग वेव फंक्शंस वेयर राइट द इक्वेशंस ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फ्री एंड अ फिक्स्ड बाउंड्री। तो एक फ्री बाउंड्री से होगा और दूसरा रिफ्लेक्शन होगा फिक्स बाउंड्री से। अभी के लिए ये स्टेशनरी वेव वाला रुका दो, इसको हम अलग से सीखेंगे। पहला टारगेट यही रहेगा, राइट द इक्वेशंस ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव एट आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक फ्री एंड से होगा और एक, देखो फ्री एंड से जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, फेज चेंज होता है क्या वहां से, नहीं होता। फेज चेंज नहीं होगा तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद भाई साहब कैसे मिलेगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बराबर ना। ये फ्री एंड का है, तो फिक्स एंड का क्या होगा, तो ये आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। पाई से फेज चेंज हो रहा है ना, तो कितना आएगा, साइन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्लियर है, आया समझ में। अगले इसमें क्या है भाई, यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी है, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है क्या, इधर वही आएगा, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इधर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्लियर, क्या आप आगे वाले कर पाओगे, बराबर ना। क्वाड्रेंट वाला ये ट्रिगो का सवाल है, रिफ्लेक्ट फ्री एंड से कैसे हो रहा है और फिक्स्ड एंड से कैसे हो रहा है। अ प्रोग्रेसिव वेव gets reflected at a boundary such that the ratio of amplitudes of the reflected and incident wave is 1:2. Find the percentage of energy transmitted. अब ये सवाल कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव, याद है ये किया था हमने, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होता है और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल होता है, बराबर ना। A progressive wave gets reflected at a boundary such that the ratio of the amplitudes of reflected and incident wave A1 by A2 ही आएगा ना, ये 1:2। Find the percentage of energy transmitted. देखो A1 क्या है, मेरा रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है, और A2 क्या है, तो इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। As we know that energy transmitted is directly proportional to amplitude square, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा P2 by P1 इज इक्वल टू, ऐसे कर लो या फिर P1 बाय P2 कर लो, P1 बाय P2 इज इक्वल टू A1 बाय A2 होल स्क्वायर। तो कितना आया 1/2 उसका स्क्वायर, तो ये बना 1/4। आगे क्या पूछा है, परसेंटेज एनर्जी ट्रांसमिटेड। अगर ये P2 क्या है, इंसिडेंट वेव का एनर्जी है, बराबर ना, विच इज 4, और P1 क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव का एनर्जी है, उसका कितना है 1, रेशियो में कितना मिल रहा है 1:4।
तो एनर्जी ट्रांसमिटेड कितना रहेगा 25%। देयरफॉर एनर्जी ट्रांसमिटेड इज 25%। सिर्फ 25% एनर्जी ट्रांसफर होगा। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे सवाल पे कुछ है नहीं, ऑलरेडी हमने सीखा है, लेकिन कनेक्ट किसके साथ किया? रिफ्लेक्शन के साथ किया, बराबर ना। नेक्स्ट, a progressive wave travels in a medium m1 and enters into another medium m2 in which its speed decreases to 75%. Now the speed decreases. तो डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम? डेंसर मीडियम होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। मीडियम 1 कौन सा है? रेयर। मीडियम 2 कौन सा है? डेंसर। What is the ratio of the amplitudes of the reflected and the incident wave? ठीक है, ट्रांसमिटेड एंड द इंसिडेंट वेव्स। तो हमें यहाँ पे शायद जो हमने डेरिवेशन स्किप किया है वहां के फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। किया नहीं ना हमने ये डेरिवेशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो हमने डेरिवेशन स्किप किया था वहां पे ये वाले फॉर्मूलेज लगा लो, यहाँ पे फॉर्मूलेज ऐड कर लो। सो ये जो एम्पलीट्यूड रहेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 divided by v2 plus v1 into amplitude of incident wave, and amplitude of transmitted wave is equal to twice v2 divided by v2 plus v1 into amplitude of incident। तो ये दो फॉर्मूले लगने वाले हैं इस सवाल में। तो v2 कितना आएगा, स्पीड कितना आएगा? v2 is equal to 3/4 टाइम्स ऑफ v1 आएगा ना। 75% का मतलब क्या है? 3/4 टाइम्स। What is the ratio of amplitude of reflected and incident wave? तो reflected wave कितना था? A reflected divided by A incident। फॉर्मूला क्या था? V2 minus V1 divided by V2 plus V1। V2 minus V1 divided by V2 plus V1। माइनस आएगा क्या? अब यहाँ पे V2 कौन है, V1 कौन है? अगर V2 is equal to 3/4 टाइम्स ऑफ V1 डाला तो नेगेटिव आएगा। अबे डिक्रीज टू 75%, मतलब देखो ये V2 माइनस V1 है ना, तो डोंट थिंक अबाउट दैट। ये V माइनस 3/4 टाइम्स ऑफ V चलेगा क्या? उल्टा कर लेते हैं डायरेक्टली, तो ये बन जाएगा V प्लस 3/4 टाइम्स ऑफ V। अगर V1 किसको लेना है, V2 किसको लेना है, ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि एम्पलीट्यूड का रेशियो कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो आंसर कितना है? 1/7। या फिर दूसरा तरीका, इसको उठा के मॉड में डाल दो। एक तरीका क्या था, ऐसा, और दूसरा तरीका क्या था, उठा के मॉड में डाल दो, बराबर ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 3/4 टाइम्स ऑफ V1 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 3/4 टाइम्स ऑफ V1 प्लस V1। आंसर कितना आएगा? 1:7। और दूसरा क्या है, ट्रांसमिटेड टू द इंसिडेंट, सो 80 डिवाइडेड बाय AI, वो क्या था? ट्वाइस क्या था? ठीक है, तो ट्वाइस V2, 3/4 टाइम्स ऑफ V1, ये V1 प्लस 3/4 टाइम्स ऑफ V1, तो ये कितना है? 6/7। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल, क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, लॉन्ग वायर PQR इज मेड बाय जॉइनिंग वायर्स PQ and QR of equal radii. PQ has length of 4.8 meter and mass of 0.06, where QR has length of 2.56 meter and mass has 0.2 kg। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो? लीनियर मास डेंसिटी, बराबर ना, किसकी ज्यादा रहेगी? दूसरे वाले की, बराबर। मतलब एक रेयर बनेगा और एक डेंसर बनेगा, ऐसे ही हो रहा है ना, लीनियर मास डेंसिटी। The wire PQR is under tension of 80 Newton. A sinusoidal wave pulse of amplitude 3.5 centimeter is sent along the wire PQ from the end. No power is dissipated during the propagation of the wave pulse. मतलब there is no loss of energy. पावर डिसिपेटेड मतलब हीट के फॉर्म में यहाँ पे कुछ भी लॉस नहीं हो रहा। द टाइम टेकन बाय द वेव पल्स टू रीच द अदर एंड आर ऑफ द वायर एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव पल्सेस आफ्टर द इंसिडेंट वेव पल्स क्रॉसेस द जॉइंट क्यू। तो क्या करना है यहाँ पे? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा V1 और V2। तो V1 मतलब VPQ एंड V2 मतलब VQR। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय μ1 और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय μ2। चलेगा? μ1 है अपने पास, निकाल सकते ना। तो कितना आ रहा है? ये 100 डिवाइडेड बाय, हाँ, मास पर यूनिट लेंथ चाहिए ना, क्लियर है? तो ये रेशियो μ1 आप लोगों को कुछ इस हिसाब से मिल जाएगा, कैलकुलेशन है, केयरफुली करो।
तो ये μ1 मुझे मिल जाएगा मास पर यूनिट लेंथ 0.06 डिवाइडेड बाय 4.8। तो ये कितना आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय 480 बराबर ना, 6 डिवाइडेड बाय 480 1 बाय 60 1 बाय 80, ये आएगा 1 बाय 80। ये 1 बाय 80 मतलब 80 पर ऊपर जा रहा है, तो ये 100 इंटू 80 कितना आएगा, सॉरी टेंशन 80 है, हाँ तो ये आएगा 80 इंटू 80 बराबर। तो स्पीड कितनी आई 80। तो μ2 भी निकाल सकते हो, μ2 कितना आएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 2.56, तो ये 20 डिवाइडेड बाय 2.56 बराबर ना, सॉरी 256, नॉट 2.56 256। तो 4 से जाएगा क्या, 4 से जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 84 64, 5 डिवाइडेड बाय 64 बराबर ना। तो यहाँ पे भी ये आ जाएगा 80 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 5 और इसका स्क्वायर रूट 16 आएगा बराबर। 16 इंटू 64 तो 4 इंटू 8 ये कितना आया 32। अरे 80 डिवाइडेड बाय 5 बनेगा ना, वो आया समझ में, 80 डिवाइडेड बाय 5 16, तो ये 32 एक स्पीड मिली। हाँ तो ये बोला जा रहा है द टाइम टेकन बाय द वेव पल्स टू रीच द अदर एंड आर ऑफ द वायर। तो अब टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, स्पीड और डिस्टेंस। क्या हमें स्पीड पता है, स्पीड पता है ना, व्हाट अबाउट डिस्टेंस, अदर एंड पे जाएगा ना वो। ऐसा कुछ सिनारियो है, साइन वेव प्रोड्यूस कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन ऐसा साइन वेव प्रोड्यूस हुआ, ये आगे होगा क्या, ये रिफ्लेक्ट करेगा ना, ऐसा होगा। यहां से वेव निकला, ये कितना था डिस्टेंस 4.8 मीटर, और यहां से 2.56। अब टाइम पूछा है ना, वेव पल्स को वहां तक जाने के लिए टाइम पूछा है, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा। मान के चलो कि ये टाइम है t1 और यहां से यहां तक t2, क्या मुझे इन दोनों का डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, तो टाइम t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस d1 डिवाइडेड बाय v1। डिस्टेंस d1 कितना है 4.8, v1 कितना है 80, तो ये कितना आएगा 0.08 सेकेंड। दूसरा t2 इज इक्वल टू, तेरी वजह से मैं गलत किया, ठीक है ना 0.06, t2 कितना आएगा 2.56 डिवाइडेड बाय 32 था, वो 32 था, तो कितना होगा ये 8 से जाता है, 8 से बराबर ना, तो कितना आएगा 0.08 आएगा या 0.008, उल्टा करके देख लो, नहीं आता तो करके देखने का भाई, तो क्या, हाँ 0.08, तो टोटल टाइम कितना लगा, टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, तो 0.06 प्लस 0.08, आंसर कितना है 0.14 सेकेंड, तो इतना टाइम लगेगा। अरे समझ में, रॉकेट साइंस है, वही चीजें हैं अलग अलग तरीके से पूछी जा रही है सिर्फ। नेक्स्ट आगे क्या पूछा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव पल्स, तो ए आर डिवाइडेड बाय ए टी, ये पूछा है ना, नहीं रेशियो नहीं पूछा, अलग अलग पूछा है, अलग अलग पूछा है। तो ए आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 इंटू ए इंसिडेंट। ए इंसिडेंट कितना दिया है ना, ये इंसिडेंट कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर में है वो, तो सेंटीमीटर में चलेगा। v2 कितना है, चल तो ये 3 v2 कितना है 32, ये कितना है 80, ये 32 प्लस 80 और ये 3.25 और 3.5 कितना था 3.5 ही है सेंटीमीटर में, तो एम्पलीट्यूड मुझे मिल जाएगा सेंटीमीटर में, ये कितना बना 48 और ये बना 112 इंटू 3.5, 8 से जाएगा 96 होता है 48 इंटू 2 बराबर ना, और क्या करोगे, ये क्या 3 5 1.5, तो इसका कितना आया 1.5 सेंटीमीटर, ये रिफ्लेक्टेड का आया, ट्रांसमिटेड का
ट्रांसमिटेड का क्या था, AT इज इक्वल टू ट्वाइस V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 इंटू AI, तो ट्वाइस V2 32 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 80 इंटू 3.5, तो इससे डबल हो रहा है, डबल होगा क्या, नहीं, 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 112, 8 चौक 32, 8 एक 8 14, डबल ही हो रहा है, डबल हो रहा है, नहीं नहीं, ये 2 सेंटीमीटर 2 आ रहा है, डबल नहीं हो रहा, क्लियर है, आया समझ में सवाल, आगे बढ़े, नेक्स्ट, नाउ दिस क्वेश्चन इज विद द स्टेशनरी वेव, अभी के लिए इसे रोकते हैं क्योंकि स्टेशनरी वेव नहीं सीखा है, हाँ, आगे वाला है, आगे पीछे हुआ है स्लाइड, आया समझ में। तो आज की सेशन में हमने क्या सीखा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, इंपॉर्टेंट चीज, रेयर टू डेंसर, दैट इज एट ए फिक्स्ड एंड, फेज चेंज होता है इसका, ट्रांसवर्स वेव का, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का नहीं होता, बराबर, डेंसर टू रेयर, फेज चेंज नहीं होता इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेव में होता है, फेज चेंज हो रहा है मतलब क्रेस्ट मेरा ट्रफ बन के आएगा और ट्रफ मेरा क्रेस्ट बन के आएगा, या फिर कंप्रेशन मेरा रेयर फ्रैक्शन बन के आएगा, या फिर रेयर फ्रैक्शन मेरा कंप्रेशन बन के आएगा, क्लियर है। दूसरी चीज, हमने डेरिवेशन स्किप किए थे, फॉर्मूला याद रखना है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, स्पीड का फॉर्मूला पता है हमें ऑन अ स्ट्रिंग, क्लियर है। तो आज के लेक्चर में रुकते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे स्टेशनरी वेव, जो ज्यादा सवाल आते हैं अब स्टेशनरी वेव्स के ऊपर आते हैं, ठीक है ना, चलो, थैंक यू।